हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CPS द ब्राइट क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का आज के न्यू सेक्शन पे स्वागत है। आप सभी लोगों को याद होगा, इससे पहले हम लोगों ने मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के जो है 4 से 10 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग इसमें का जो है क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है कैसा होने वाला है। तो जब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 क्वेश्चन आप लोग अपनी किताबों में देख पा रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R इक्वल एक रिलेशन आपको दे रखा है P कामा Q सच है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध। मतलब यहाँ भी आपको क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। और इसका सेकंड पार्ट भी आपसे कुछ फिर कहा जा रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग सेकेंड इसमें का देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हो कि हमें क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन। कोई हमारा प्लेन है, एक समतल है, उसमें स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। और रिलेशन हमारा क्या रहा है कि P कामा Q सच है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन से जो पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से पॉइंट Q की डिस्टेंस के क्या इक्वल है। तो इस बात को समझा जाए, हम लोग यहाँ पर समझे इस बात को जो है कि हमारा ओरिजिन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मूल बिंदु हमारा। तो जैसे आप लोगों को याद होगा कार्तीय तल के बारे में, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, तो कार्टेशियन प्लेन पे यहाँ पर जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं मूल बिंदु, जिसे हम O से यहाँ पर जो है लोकेट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलते हैं, 0,0 होते हैं। तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या दे रखा है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, कोई पॉइंट हमारा P है, उसकी जो डिस्टेंस होगी वो मूल बिंदु से जो है, तो यहाँ पास ये हमारा क्या हुआ, ओरिजिन पॉइंट है। तो ओरिजिन पॉइंट से कोई ओरिजिन पॉइंट से यहाँ पास कोई पॉइंट हमने क्या मान लिया P, तो O से जो P की डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ, OP हुआ। O से लेकर जो P तक की डिस्टेंस होगी तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, OP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट Q। कोई पॉइंट हमारा यहाँ पास क्या दे रखा है, Q, और इसकी भी जो मूल बिंदु से डिस्टेंस, मूल बिंदु से जो डिस्टेंस होगी क्या, OQ, ये दोनों क्या इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू रिलेशन। रिलेशन पे हमें दे रखा है कि OP इक्वल क्या होगा, OQ होगा। तो यहाँ पास हम चाहें तो ये जो हमने यहाँ पास इंग्लिश में लिख रखा है, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पास ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा OP इक्वल जो है वो क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। इन दोनों बात का मतलब ये कि ओरिजिन पॉइंट से P की जो डिस्टेंस होगी और ओरिजिन पॉइंट से जो Q की डिस्टेंस होगी वो दोनों क्या आएगा, इक्विवेलेंस आएगा या इक्वल आएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग इक्विवेलेंस प्रूफ करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना होगा, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पास हमें क्या दे रखा है कि P कामा Q दो पॉइंट्स है और दोनों का ओरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी, ये हमारा जो OP है और यहाँ पास जो OQ है वो दोनों क्या इक्वल है। तो क्या यहाँ पास हम ये बात कह सकते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, कि हमारा P कामा P ये हमारा R से बिलोंग करे फॉर ऑल P बिलोंग सेट A। सेट A का मतलब क्या कि प्लेन पे स्थित, समतल पे स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय हमारा। तो अब यहाँ पास ध्यान दीजिएगा कि P कामा P, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, P कामा P का मतलब हमारा क्या हुआ कि OP इक्वल क्या होगा, OP। ये बात हमारी क्या सही है, क्योंकि जो हमारा ओरिजिन पॉइंट से जो P की डिस्टेंस होगी वो खुद के डिस्टेंस के तो इक्वल ही आएगी, कि हमारे ये जो OP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OP के इक्वल होगा, स्वयं के वो क्या आएगा, बराबर आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं सिमेट्री के बारे में। तो यहाँ पास हम लोग सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री पे हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पास P कामा Q जो है ये हमारा R से बिलोंग करेगा। और इस बात का मतलब क्या होगा कि हमारा OP इक्वल क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। मतलब ओरिजिन पॉइंट से जो P की डिस्टेंस है और ओरिजिन पॉइंट से जो Q की डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू रिलेशन। तो क्या यहाँ पास हम ये बोल सकते हैं, क्या जब हमने क्या कहा कि OP इक्वल हमारा OQ हो जाएगा, तो यदि हमने इन दोनों का रिवर्स कर दिया तो यहाँ पास OQ इक्वल हम बोल सकते हैं OP। ये भी तो बात हमारी सही है। जब यहाँ पास O से P की जो डिस्टेंस है OQ की इक्वल है, तो O से Q की जो डिस्टेंस होगी वो भी तो इक्वल आएगी O से P के। तो क्या इस बात को हम लोग यहाँ पास ये बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा
Q कामा P होगा, ये भी हमारा क्या होगा, R से बिलोंग करेगा। और जब R से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी होगा। इसके बाद हम लोग लास्ट कंडीशन चेक करते हैं ट्रांस 2 के बारे में। तो ट्रांस 2 के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पास लेट कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पास P कामा Q चल रहा है, तो एक और भी हमें लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पास कि P कामा Q ये हमारा R से बिलोंग कर रहा है, एंड Q कामा यहाँ पास हमने Z ले लिया ऐसे, ये भी हमारा क्या R से बिलोंग कर रहा है। अब इस पहली बात का मतलब क्या है कि जब हमने P कामा Q R से बिलोंग कर रहा है कहा, तो इस बात का मतलब क्या होगा, P कामा Q R से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि OP इक्वल हो जाएगा OQ। हमने ये लिखा कि O से जो P की डिस्टेंस है, O से Q की डिस्टेंस, ये दोनों क्या हमारे इक्वल है। इसके बाद ये जो हमारा सेकेंड चल रहा है Q कामा Z, तो हमने क्या लिखा Q तो हमने क्या लिखा Q कामा Z, ये भी हमारा क्या R से बिलोंग कर रहा है, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि OQ इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, OZ हो जाएगा। तो इसका मतलब कि O से Q की जो डिस्टेंस है, मूल बिंदु से जो पॉइंट Q की डिस्टेंस है, वो मूल बिंदु से जो है Z की डिस्टेंस के क्या इक्वल है। तो यहाँ पास कोई पॉइंट हम Z लेट कर लेते हैं ऐसे, तो ये हमने यहाँ पास लेट कर लिया कि कोई पॉइंट हमारा क्या Z है, तो O से Z की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, O से Q की डिस्टेंस के इक्वल है। तो क्या अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पास हमारा OQ चल रहा है और यहाँ भी हमारा क्या चल रहा है, OQ चल रहा है, दोनों पे सेम आ रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा OP होगा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, OZ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम क्या लिख सकते हैं कि OP इक्वल हो जाएगा OZ, और इस बात का मतलब होगा हमारा कि हमारा जो P कामा Z है ये भी हमारा R से बिलोंग करता है। और जब हमारा R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हमारा ये क्या होगा कि ये हमारा ट्रांस 2 भी होगा। तो आपने देखा कि ये जो रिलेशन दे रखा था वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांस 2 तीनों है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रिलेशन हमारा जो है इक्विवेलेंस भी होगा। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। इसमें 11 के क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी हमसे कुछ कहा जा रहा है, तो हम उसकी भी बात कर लें। तो आप देख पा रहे होंगे कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर है। तो अब बात है कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा सेकेंड पार्ट दे रखा है हम उसे कैसे करेंगे। तो आप इसे जो ये कार्टेशियन प्लेन से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पास जो हमें क्वेश्चन पे क्या था कि P डज नॉट इक्वल 0,0, और आपके इसमें देख भी सकते हैं कि ये बात सही भी है कि जो हमारा P है वो तो हमारा ओरिजिन पॉइंट हुआ नहीं, P पॉइंट जो है हमारा वो मूल बिंदु नहीं है। तो P पॉइंट से होकर जाने वाले जितने भी हमारे पॉइंट्स आएंगे वो सभी पॉइंट्स क्या एक सर्कल निरूपित करेंगे। इस बात को हमें अब बताना है, यहाँ हमें जो है प्रूफ करना है। तो यहाँ पास जो हमारा O से P की जो डिस्टेंस दे रखा है इसे हमने क्या किया, यहाँ पास K लेट कर लिया। कोई हमारा K का मतलब क्या कि हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमने यहाँ पास लेट कर लिया OP इक्वल क्या K। तो K क्या होगी हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, K की जगह पे 2, 3, 4 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो ये K की डिस्टेंस जो है यहाँ OP इक्वल हमारा K हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट से जो हमारा OP था वो किसके इक्वल था, OZ के। तो ये भी हमारा क्या होगा, K होगा, और O से जो हमारा Q है ये भी हमारा क्या होगा, K होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम यहाँ पास जो है एक सर्कल ऐसे एक डायग्राम यहाँ बनाएंगे तो जितने भी पॉइंट्स जो है P से होकर जाएंगे और जिनकी डिस्टेंस जो है क्या होनी चाहिए, K होनी चाहिए, तो वो क्या निरूपित करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। वो एक सर्कल जो है निरूपित करेंगे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारा जो P है वो डज नॉट इक्वल 0,0, तो हमारा OP इक्वल K वाली लेंथ से जो है इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स मूव करेंगे वो सभी क्या मेक करेंगे, एक सर्कल परफॉर्म करेंगे। तो यह हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पास ये हमारा प्रूफ हो गया कि P से पॉइंट से होकर जाने वाले सभी बिंदुओं का जो समूह होगा वो क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अपने बुक्स में देख पा रहे होंगे कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में है। मतलब यहाँ पर जो हमारा सेट चल रहा है वो क्या चल रहा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जितने भी हमारे त्रिभुज आ रहे हैं उन सभी का समुच्चय जो है A में। R इक्वल हमें दे रखा है रिलेशन कि T1, T2 सच दैट T1 T2 के क्या समरूप है। मतलब T1 जो हमारा ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, सिमिलर टू T2 ट्रायंगल द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, और भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और भुजाओं 5, 12, 13
वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 18, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और T1, T2 तथा T3 में से कौन से त्रिभुज जो है परस्पर संबंधित है। तो इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट करते हैं कि हमारा जो यहाँ सेट दे रखा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, और हमारा रिलेशन दे रखा है T1, T2 सच है T1 जो है ए सिमिलर टू T2, मतलब T1 जो ट्रायंगल हमारा होगा वो T2 के क्या समरूप है। इसे हमें क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पास। तो सबसे पहले बात आती है कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए तो तीन बातें हमें करनी पड़ेंगी फिर से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सिमिलर आ रहा है, समरूप आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कहते हैं हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं ऐसे, ये हुआ, हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा T1 हो गया और दूसरा ट्रायंगल हमारा दे रखा है क्या T2, तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल T2। तो आपको याद होगा सिमिलर के बारे में, समरूप के बारे में क्लास 10 पे जो आपने पढ़ रखे हैं कि इसके कुछ साइड हमें दे रखा है, जैसे हमने यहाँ लेट कर लिया 3, ये हुआ 4 और ये हो गया 5, और ऐसे यहाँ पास हमने दूसरी साइड लेट कर लिया 6 हो गया, ये हमारा 8 हो गया और ये हमारा क्या हो गया 10। ये दोनों ट्रायंगल जो T1 है यदि T2 के क्या सिमिलर है, तो इसके लिए कंडीशन होती है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम रेशियो में होना चाहिए। इनके करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पास हमें 3 दे रखा है, तो यहाँ पास हमें क्या दे रखा है 6, इसके बाद यहाँ पास हमारा 4 है और ये 8 हुआ, तो 4/8, और यहाँ पास 5 आ रहा है और ये हमारा क्या हुआ 10, तो 5/10। और आप इसे फर्दर करके क्या देखेंगे 1/2, 1/2 और 1/2 आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा T1 होगा वो T2 के क्या सिमिलर है। तो आई होप सिमिलर की आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या यहाँ पास जो है दो ट्रायंगल हमारे क्या थे T1 और T2, तो ये यहाँ पास लेट कर लेते T1 हुआ हमारा ट्रायंगल T1 और यहाँ पास हमारा दूसरा ट्रायंगल क्या हुआ T2। और क्वेश्चन पे दे रखा है कि T1 जो है वो हमारा क्या है T2 के क्या है सिमिलर है, उसके समरूप है। तो क्या यहाँ पास हम ये बात लिख सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल T1, T1 हमारा R से बिलोंग करेगा फॉर ऑल T1 बिलोंग कर रहा है हमारा सेट A से, और सेट A हमारा क्या चल रहा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। तो यहाँ पास ध्यान दें कि T1, T1 जो है वो हमारा R से बिलोंग कर रहा है। तो क्या ये बात सही है, मतलब कोई भी ट्रायंगल जो होगा वो खुद के भी तो समरूप होगा, स्वयं के भी वो क्या आएगा, हमारा सिमिलर आएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू इटसेल्फ। T1 जो है वो खुद के भी क्या होगा, सिमिलर होगा, खुद के भी क्या होगा, समरूप होगा। तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये हमने क्या लिखा है, यस। इसके बाद सिमेट्रिक हम लोग चेक करें, तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमें दे रखा था T1, T2 ये हमारा R से बिलोंग कर रहा है। तो इस बात का मतलब क्या था कि T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब हमारा जो T1 है वो T2 के क्या समरूप है। तो क्या यहाँ से हम ये बोल सकते हैं क्या कि जब हमारा T1 जो है T2 के समरूप है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि T2 जो होगा T2 इज सिमिलर टू T1। इसका उल्टा भी हम लोग यहाँ बोल सकते हैं। तो इस बात का मतलब क्या होगा कि हमारा जो T2, T1 है ये भी हमारा क्या R से बिलोंग कर रहा है, और जब R से बिलोंग कर रहा है तो ये भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना कि जब हमारा ट्रायंगल T1 जो है T2 के सिमिलर है, तो इसका मतलब T2 भी जो है वो T1 के क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो डेट्स वाई T2, T1 जो है हमारा R से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक। इसके बाद यदि हम ट्रांजिटिव की बात करें, तो इसके लिए यहाँ पास जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लेट कर लेंगे, ऐसे लेट T1, T2 R से हमारा बिलोंग कर रहा है, एंड T2, T3 ये भी हमारा क्या R से बिलोंग कर रहा है। तो पहले वाली बात का मतलब क्या था कि जब हमने क्या कहा कि T1, T2 जो है हमारा R से बिलोंग कर रहा है, तो इस बात का मतलब था कि T1 जो है वो हमारा ट्रायंगल T2 के क्या होगा, सिमिलर होगा। और ये क्या होता है, सिमिलर का साइन होता है, आपको अच्छे से याद होगा कि सिमिलर को यदि आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे यहाँ पास जो दिखाते हैं
इसके बाद जो आपका ये सेकेंड पॉइंट चल रहा है, तो इस बात का मतलब क्या है कि T2, T3 ये हमारा R से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि T2 जो है वो हमारा किसके सिमिलर होगा, T3 के सिमिलर होगा। तो अब आप दोनों से जो है एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हमारे यहाँ पास T1 T2 के सिमिलर हो गया और T2 T3 के सिमिलर हो गया, दोनों जगह पे T2 हमारा चल रहा है, तो यहाँ पास जो हमारा ट्रायंगल T1 होगा वो भी क्या आएगा, T3 के सिमिलर आएगा। तो यहाँ पास हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा T1 होगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके, T3 के। और जब T3 के सिमिलर हो गया तो इस बात का मतलब हुआ कि T1, T3 जो है ये भी हमारा क्या, R से बिलोंग कर रहा है। और जब R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये हमारा जो रिलेशन है वो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस भी है। तो इस क्वेश्चन का ये हमने फर्स्ट पार्ट किया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में। तो सेकेंड पार्ट पे जो है हमें दे रखा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, मतलब T1 पे जो हमारा ट्रायंगल था उसके साइड्स दे रखा है क्या, 3, 4, 5। उसके बाद हमें फिर दे रखा है भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2। और इसके बाद एक लास्ट में दे रखा है कि भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर जो है पर विचार कीजिए और T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज जो है परस्पर संबंधित है। तो ये इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। बात आती है कि यहाँ पास हम कैसे बताएंगे जो हमारा ट्रायंगल T1 है वो T2 से T2 के से रिलेटेड है या फिर T3 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए ये जो भी हमारे यहाँ पास चल रहे हैं ये हमारे क्या हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट चल रहे हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस बिंदु चल रहे हैं। इसका मतलब क्या किया था हमने, T1 को यहाँ पास मेक किया ऐसे, तो ये हमारा हुआ ऐसे पहला ट्रायंगल T1। इसके बाद जो हमारा T3 और T2, तो ये हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल T2। और एक हमारा और दे रखा है क्या, T3, तो ये हो गया हमारा तीसरा ट्रायंगल T3। अब इसके साइड्स हमें जो है फर्स्ट वाले साइड क्या था, 3, 4, 5। तो यहाँ पास जो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले ये हमारा हुआ 3, ये हुआ हमारा 4 और ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। इसके बाद जो हमें T2 की साइड्स क्या दे रखा था, 5, ये हमारा हुआ 12 और ये हमारा क्या हुआ 13। और T3 की साइड हमें क्या दे रखा था, 6, ये हुआ हमारा यहाँ पास 8 और ये हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। और ये सभी ट्रायंगल्स जो है हमारे क्या चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज चल रहा है या राइट एंगल ट्रायंगल चल रहा है। अब हमें ये बताना था कि इसमें T1 जो है T2 से रिलेटेड है या फिर T3 से होगा या फिर T2 जो है वो हमारा T3 से रिलेटेड है, हमें ये चेक करना है। तो यहाँ पास जो है हमारे पास जो कंडीशन थी क्या थी, सिमिलर के। और सिमिलर की कंडीशन आपको याद है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो यदि हमने T1 के साथ जो है हमने T3 को लिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पास इसकी साइड कितना आ रहा है, 5 और यहाँ इसकी साइड कितना हो गया, 10। तो यहाँ हमने क्या लिखा, 5/10। इसके बाद जो है सेकेंड साइड यहाँ पास क्या चल रहा है, 3 और ये हो गया हमारा कितना, 6। तो ये हमने क्या लिखा, 3/6। इसके बाद जो है एक साइड और हमारी क्या रही, 4 और ये हो गया 8। तो हमने क्या लिखा, 4/8। और आप क्या देख पा रहे हैं कि यदि आपने इसे सॉल्व किया, इसे आपने कट किया यहाँ पास तो 1/2 और यहाँ भी आपने कट किया तो 1/2 और यहाँ भी आपने किया तो क्या मिला आपको, 1/2 आया। तो इसका मतलब ये इन सभी का जो रेशियो है वो क्या हमारा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा T1 होगा वो किसके सिमिलर होगा, T3 से होगा। और जब T1 T3 से सिमिलर हो गया तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल T1 दे रखा था इज रिलेटेड टू ट्रायंगल T3, मतलब T1 हमारा जो ट्रायंगल है वो T3 से क्या है, रिलेटेड है। तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा तो क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहा है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R इक्वल एक रिलेशन हमारा डिफाइन है P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। इस क्वेश्चन का भी ये फर्स्ट पार्ट हुआ। फिर हमसे कहा जा रहा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारे पॉलीगॉन क्या होता है, बहुभुज क्या होता है।
जो आप क्वेश्चन पे देख पा रहे हैं पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स का मतलब होता है ये हमारा जो है पॉली से मिलकर बना, और पॉली का मतलब हमारा क्या हो जाता है मेनी साइड्स, मेनी साइड्स मतलब कोई ऐसा फिगर हो जिसके साइड्स जो है 2 से मोर देन हो, 2 से मोर देन हो, उसके साइड जो है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे 6 हो सकता है। तो जिसके साइड्स जो है 2 से मोर देन होती है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलीगॉन्स कहलाते हैं, अर्थात बहुभुज कहलाते हैं। बहुभुज में जो हमारा है ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज भी हो सकता है, पेंटागॉन, पंचभुज भी हो सकता है। ऐसे हमारा हेक्सागॉन, सेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, ऐसे जितने भी हमारे आएंगे वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे, पॉलीगॉन्स कहलाएंगे या बहुभुज कहलाएंगे। तो यहाँ पास जो हमारा रिलेशन डिफाइन था आप देख पा रहे हैं कि R इक्वल हमें गिवन है P1, P2 जो है हमारा, सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मतलब P1 और P2 दोनों में जो हमारे दो बहुभुज दे रखे हैं, दोनों में भुजाओं की संख्या जो है वो क्या है, सेम है। तो इसे हमें क्या प्रूफ करना था, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा कंडीशन, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के लिए जो है हम लोग यहाँ पास क्या लिखेंगे, P1, P1 हमारा R से बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल P1 बिलोंग सेट A। और सेट A हमारा क्या चल रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, सभी बहुभुजों का समुच्चय। तो इस बात का मतलब क्या है, जब हमने क्या कहा कि P1, P2 जो हमारा R से बिलोंग कर रहा है, तो इस बात का मतलब ये है कि P1 and P1 have same number of sides, have same number of sides। ऊपर हमें रिलेशन क्या दे रखा था कि P1 और P2 जो है दोनों में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो ये बात भी तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो P1 पॉलीगॉन होगा वो खुद के भुजाओं की संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बात भी कही जा सकती है कि P1 और P1 जो है हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब जो भी हमारा बहुभुज है वो खुद के जो है भुजाओं की संख्या के क्या आएगा, बराबर आएगा। इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि यह हमारा जो है रिफ्लेक्सिव होगा। अब हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या हम ये बात राइट कर सकते हैं क्या कि P1, P2 जो है हमारा R से बिलोंग करे, और इसका मतलब क्या हुआ कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, इट्स गिवन इन आवर रिलेशन। ये हमें तो रिलेशंस में क्या है, दे रखा है, गिवन है कि P1 और P2 में जो है दोनों में जो साइड्स होंगी वो क्या है, भुजाएं जो है वो दोनों पे बराबर है। तो क्या इस बात का मतलब ये हो सकता है क्या कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स? बिल्कुल हो सकता है। कैसे, जब हमारा P1 पे जो हमारा P1 बहुभुज दे रखा है, पॉलीगॉन दे रखा है, और दूसरा जो हमारा पॉलीगॉन P2 दे रखा है, दोनों पे साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स जो है इक्वल है। तो यहाँ से ये भी तो बोल सकते हैं कि P2 में जो नंबर ऑफ साइड्स होगा वो भी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, P1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ये बात कही जा सकती है कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। एंड इस बात का मतलब हमारा क्या हुआ कि P2 हमारा जो है P2, P1 ये भी हमारा R से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हमारा जो है सिमेट्रिक भी होगा। अब लास्ट हम लोग चेक करते हैं ट्रांस 2। और ट्रांस 2 के लिए जो है हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, हमें यहाँ लेट कर लिया पहले, ये हमारा लेट P1, P2 R से बिलोंग कर रहा है, एंड P2, एक और यहाँ पास हम लेट कर लेंगे क्या, P3, और ये भी हमारा क्या, R से बिलोंग कर रहा है। तो पहले वाले पॉइंट का मतलब क्या था जब हमने ये कहा, तो इस बात का मतलब हमारा क्या था कि P1 and P2 have same number of sides। और सेकेंड वाले पॉइंट का हमारा क्या मतलब, जब हमने कहा कि P2, P3 हमारा R से बिलोंग कर रहा है, तो इस बात का मतलब हमारा हुआ कि P2 and P3 have same number of sides।
तो क्या इन दोनों से यदि हम एक कंक्लूजन निकालें, दोनों पे हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पे P2 आ रहा है और यहाँ पे P2 हमारा आ रहा है, तो जब हमारा पहला पॉलीगॉन P1 पे जो साइड्स थे वो P2 के साइड्स के इक्वल है और P2 में जो साइड्स थे वो P3 के साइड्स के इक्वल है, तो इन दोनों से एक बात जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा P1 जो है P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P3 जो पॉलीगॉन होगा उसमें भी जो नंबर ऑफ साइड्स होगी वो भी क्या आएगी, इक्वल आएगी, बराबर आएगी। तो क्या इस बात का मतलब ये हो सकता है क्या कि P1, P3 जो है ये भी हमारा क्या होगा, R से बिलोंग करेगा। और जब R से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पास कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ये हमारा जो है ट्रांस भी होगा। तो इस क्वेश्चन पे आपने क्या देखा कि ये जो रिलेशन हमारा दे रखा था वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस भी होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन का जो हमारा सेकेंड पार्ट दे रखा था कि आप देख पा रहे होंगे अपनी बुक्स में कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक ट्रिपलेट दे रखा है 3, 4, 5 आप देख पा रहे हैं और ये भी हमारे कौन से ट्रिपलेट होंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। समकोण त्रिभुज के जो है त्रिक बिंदु होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो हमारे समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन होता है कि कर्ण का वर्ग इक्वल जो है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल जो है स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। उस बात को ये फुलफिल करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 25, 25 क्या होगा 5 होगा। तो इस क्वेश्चन पे हमें दे रखा है कि 3, 4, 5 जो है वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन पे ये जो हमें 3 पॉइंट्स दे रखे तो वो हमारे किसके साइड्स थे, समकोण त्रिभुज के। ये हमारे समकोण त्रिभुज के साइड्स थे और जो हमारा पॉलीगॉन चलता है, हमने आपको बताया पॉलीगॉन का मतलब क्या होगा कि पॉली, और पॉली का मतलब क्या होता है मेनी साइड्स। कोई ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं जो है 2 से मोर देन हो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, बहुभुज कहलाते हैं। तो बहुभुज में हमारा ट्रायंगल भी आएगा और ये जो हमारे साइड्स हैं वो किससे बता रहे हैं, हमें एक ट्रायंगल को बता रहे हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो साइड हमें दे रखा है 3, 4, 5 जो है ये हमारे क्या होंगे, एक ट्रायंगल के साइड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पास जो सभी बिंदुओं का जो हमारा समुच्चय आएगा वो हमें क्या बताएगा, ट्रायंगल बताएगा, एक त्रिभुज बताएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 3, 4, 5 जो है वो हमारा क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें गिवन है कि मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। मतलब जो यहाँ पर सेट हमारा L चल रहा है वो XY तल में स्थित जितने भी हमारी लाइन्स आ रही हैं, मतलब सेट ऑफ ऑल लाइन्स विच लाई इन XY प्लेन। तो XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R इक्वल एक रिलेशन हमें डिफाइन है कि L1, L2 सच डेट L1 जो है वो क्या समांतर है L2 के, मतलब L1 पैरेलल टू L2 द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है और रेखा y = x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट की हम लोग बात करते हैं। हमें यहाँ भी क्या चेक करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन पे जो हमें यहाँ पर सेट दे रखा है आप देख पा रहे हैं L इक्वल क्या चल रहा है, सेट कि सेट ऑफ ऑल लाइन्स विच लाई इन XY प्लेन। XY प्लेन पे XY प्लेन का मतलब आपने जो पढ़ रखा है कार्टेशियन प्लेन, ये आपका हुआ कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन पे जितनी भी लाइन लाई कर रही है ये, जैसे यहाँ पास L1, L2 जो हमें रिलेशन डिफाइन है। L1 जो क्या है पैरेलल L2, L1 जो है L2 के क्या पैरेलल है। तो यहाँ पास हम लेट कर लेते हैं ऐसे, ये कोई लाइन हमारी मूव कर रही है, हमने इसे क्या नाम दिया यहाँ पास L1 और दूसरी लाइन हमारी क्या चल रही है, मूव कर रही है यहाँ पास L2। तो L1 जो लाइन है वो L2 के क्या पैरेलल है, ऐसे L1 जो है पैरेलल L2। आपको पता है ये जो है पैरेलल का क्या होता है, साइन या संकेत हो जाता। तो सबसे पहले यहाँ पास हम लोग क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या यहाँ पास ये बात कही जा सकती है क्या कि L1 लाइन जो है L2 के क्या पैरेलल है, तो जो लाइन होगी वो खुद के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। मतलब ये जो लाइन L1 चल रही है वो खुद के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। यहाँ पास कुछ समय के लिए हमने L1 मान लिया तो ये इस लाइन के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं
क्या कि हमारा L1 कामा L1 जो है R से बिलोंग करेगा, R से बिलोंग करेगा, और इस यहाँ पास जो है R से बिलोंग करेगा फॉर ऑल L1 हमारा बिलोंग कर रहा है सेट से, और सेट हमारा क्या चल रहा है L, तो ये हो जाएगा हमारा L से बिलोंग कर रहा। इस बात का मतलब क्या हुआ कि L1 is parallel to itself। L1 जो खुद के भी क्या होगी, समांतर होगी या पैरेलल होगी, जिसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद यदि हम चेक करें यहाँ पास सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या राइट करेंगे यहाँ पास कि L1 कामा L2 जो हमारा R से बिलोंग कर रहा है। इस बात का मतलब हुआ कि L1 जो है हमारा क्या पैरेलल टू L2। तो जब लाइन हमारी L1 जो है वो L2 के पैरेलल, तो यहाँ से हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो लाइन हमारी L2 होगी वो भी किसके पैरेलल होगी, L1 की होगी। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो हमारा L2 होगा वो भी किसके पैरेलल होगा, L1। और इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा L2 जो है L2 कामा L1 ये भी हमारा R से बिलोंग करेगा, इसका रिवर्स ऑर्डर भी R से बिलोंग करेगा, और जब R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी होगा। इसके बाद हमें प्रूफ करना है क्या, ट्रांसटिव। तो ट्रांसटिव के लिए सबसे पहले यहाँ पास हम लेट कर लेते हैं, ये हमने लेट किया L1 कामा L2 ये हमारा R से बिलोंग कर रहा है, एंड L2 कामा L3 यहाँ पास L3 को ये खुद से करते हैं हम, ये भी हमारा क्या R से बिलोंग कर रहा है। तो इस फर्स्ट एक्सप्रेशन का मतलब क्या था कि जब हमने कहा कि L1 जो है हमारा L2 से बिलोंग कर रहा है, तो इस बात का मतलब हुआ कि L1 जो है वो किसके पैरेलल होगा, L2 के। इसके बाद जब हमने सेकेंड पॉइंट ये कहा कि L2 जो हमारे L3 के पैरेलल है, यहाँ पास कोई लाइन हम ऐसे एक और लेट कर लेते हैं L3, तो जो हमारा L2 है वो किसके पैरेलल हुआ, अब L3 के हुआ। तो यहाँ पास जो हम क्या बोल सकते हैं कि L2 जो है ये हमारा L3 के, तो यहाँ पास जो हमारा L2 कामा L3 है वो भी हमारा R से बिलोंग करेगा, और इस बात का मतलब क्या होगा कि L2 जो है वो हमारा R के, तो यहाँ पास जो हमारा L2 है वो क्या होगा, L3 के पैरेलल होगा। तो यहाँ से हम क्या ये बात बोल सकते हैं क्या कि जब हमारा L1 जो है L2 के पैरेलल हुआ, और L2 जो हमारा L3 के पैरेलल हुआ, तो L1 और जो ये L3 आएगा वो भी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ से हम जो एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इसका मतलब हमारा L1 जो है वो भी किसके पैरेलल होगा, L3। और इस बात का मतलब हो गया कि L1 कामा L3 जो है ये हमारा R से बिलोंग कर रहा है, और जब R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हमारा जो है ट्रांसटिव भी होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो हमारा दे रखा था ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यदि हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करें, जो इसमें सेकंड पार्ट हमें दे रखा था कि एक रेखा हमें दे रखा है y = x+4, जैसा कि आप अपनी बुक्स में देख पा रहे होंगे कि रेखा y = x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब इससे संबंधित जितनी भी लाइंस आएंगी उन सभी का हमें क्या बताना है, सेट बताना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पास जो पॉइंट आपका चल रहा है वो किसका चल रहा है, पैरेलल का चल रहा है। और आपको याद होगा क्लास 10 पे आपने पढ़ रखा है संपातीय रेखा और समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। तो उसमें आपने क्या देखा था कि जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो वो जो है एक कंडीशन फुलफिल करती है, और वो कंडीशन क्या थी कि A1/A2 इक्वल जो है B1/B2 हो, बट डज नॉट इक्वल C1/C2। तो ये समांतर रेखाओं के लिए क्या होती थी, कंडीशन होती थी कि हमारा A1/A2 इक्वल B1/B2 हो जाए, बट डज नॉट इक्वल C1/C2 हो जाए। तो वहाँ से हम बोलते थे कि लाइंस जो हमारी वो क्या एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पर जो हमें ये y इक्वल दे रखा है, y इक्वल 2x+4, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। तो जो भी समांतर हमारी रेखाएं होती हैं उनकी जो प्रवणता होती है, स्लोप जो होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि आपको जो यहाँ पास रेखा दे रखा है y इक्वल क्या 2x+4 आ रहा है, तो इसकी जो स्लोप होगी, इसकी जो ढाल या प्रवणता, वो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 कैसे मिलेगा, यदि हमने क्लास 11 पे जो फार्मूला पढ़ रखा है y इक्वल mx+c, इससे यदि हम कंपेयर करें तो m की वैल्यू हमें यहाँ पास मिलेगी 2। तो इस लाइन की जो स्लोप है वो हमें कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। अब हमें कोई ऐसी लाइन बतानी है कि वो सभी बिंदुओं का जो है क्या हो, सेट ऑफ ऑल लाइंस विच लाई इन xy प्लेन हो।
तो यहाँ पर ये जो 4 हमारा चल रहा है इसकी जहाँ पे हम कोई कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं तो y इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस का c हो जाएगा। अब आप c की कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे, आप 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू फिल करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो भी लाइन आएगी वो इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ से ये बात हम कह सकते हैं कि जो भी लाइन्स हैं इससे रिलेटेड जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या होगा, y इक्वल हमारा 2x प्लस का c हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 आप अपनी बुक्स में देख पा रहे होंगे। इसमें 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं और कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को डू योरसेल्फ आपको खुद से करना है और खुद से करने के बाद आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन को किया और करने के बाद जो ये आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटू कौन सी कंडीशन को फुलफिल करता है। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है, आप देख पा रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और रिलेशन हमें दे रखा है कि r इक्वल a कामा b सच दैट a इक्वल जो हमारा b माइनस का 2 और यहाँ पास जो b की वैल्यू हमारी है वो क्या है, 6 से मोर देन है। तो मतलब b की जो हमारी वैल्यू होगी वो 6 से ग्रेटर होनी चाहिए या मोर देन होनी चाहिए। तो b की वैल्यू हमें यहाँ पास क्या लेट करना होगा, 7 8 9 और ये हमारा ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक मूव करेगा क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर चल रहा है। तो यदि यहाँ पास हमने जो है 7 टेक किया और इस एक्सप्रेशन में हमने रखा तो ये हमारा क्या होगा 7 माइनस का 2, तो ए ने वैल्यू जो हमें क्या दी 5। तो यहाँ से जो हमें पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा 5 का मान जो है हो जाएगा 7। बी की वैल्यू जब हमने क्या टेक की 7। इसके बाद यदि हमने बी की वैल्यू यहाँ पास 8 टेक किए इस एक्सप्रेशन में हमने रखा तो ए इक्वल क्या होगा हमारा 8 माइनस का 2 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से जो पॉइंट हमें मिलेगा 6 का मान क्या होगा 8 होगा। और ऐसे ही हम लोग फर्दर यहाँ पास मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 6 का मान 8 जो है आपका आर से बिलोंग कर रहा है। तो ये आपको ऑप्शन पे मिल गया। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर आपका 3rd होगा या सी जो होगा वो आपका क्या है, राइट है। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे टोटल कंप्लीट करवा दिए गए हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हमने आपसे खुद से करने के लिए कहा उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा और करने के बाद जो है उसे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।